राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार हो, सशक्त राजस्थान हो, समृद्ध राजस्थान हो, जहां हर चेहरे पर खुशहाली हो। इस बजट ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, रोजगार के लिए, स्पिरिचुअल सर्किट हमारा एक तरह से मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए, हर दृष्टि से मैं देखता हूं कि राजस्थान का जो आज बजट आया है वो राजस्थान के चहुमुखी विकास का एक जीता जागता उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान जो पिछले 5 वर्षों में विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था, अब 70,000 से ज़्यादा रोजगार देना, रोजगार मेले लगाना, किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से बढ़ावा देना, पेंशन में बढ़ोतरी करना, ऐसे अनेक काम किए हैं। कोई विजन इन्होंने बता दीजिए कि लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने अगर अंतरिम बजट में कोई अपना विजन दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे में इस बजट केवल कागजों में आंकड़ों का मायाजाल है और ये कहीं भी किसी भी प्रदेश की, हमारे प्रदेश की कोई जो डेवलपमेंट में ये किसी तरीके से मदद नहीं करता है। केवल इनको तो वही बातें करनी है कि पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई, पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई। अरे अब तो सरकार आपको दे दी, क्या कर रहे हो? आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के अंतरिम बजट की। अंतरिम बजट अंतरिम होता है और जैसा पहले भी बताया, आप सब लोगों को पता भी है कि 4 महीने के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके लिए खर्चे कैसे होंगे, योजनाएं हैं तो लंबित नहीं रहे, उन पे फाइनेंशियल को प्रॉब्लम नहीं हो, ये तमाम चीज़ों को सहज करने के लिए हमारे यहाँ पे एक परंपरा बनी हुई है, एक संवैधानिक बाध्यता भी है। और अभी जो रनिंग आपका वित्तीय वर्ष है उसमें जो अनुमान होता है, क्योंकि बजट एक अनुमानित आधार पे होता है, उसमें अगर कहीं कमी होती है तो उस व्यय को और बढ़ाने के लिए हाउस से परमिशन ली जाती है। ये बजट का एक हमारा प्रारूप होता है। खैर चलिए, मैं ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा और अनाउंसमेंट्स हैं। 70,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मेट्रो का एक्सटेंशन होगा, राजस्थान में जयपुर में एक विशेष रूप के शहर को बसाने की घोषणा की गई है। मंदिरों को और धार्मिक जो स्थल है उनका एक सर्किट बनेगा टूरिज्म को लेकर के। आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, उसका राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना रख करके उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। एलपीजी का जिक्र पहले से हो चुका है। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं, उनको लेकर के चर्चा की गई है। बजट में अगर स्टार्टिंग में देखें तो पूर्ववर्ती सरकार काफी निशाने पे रही है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से विधायक कैलाश वर्मा जी हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, बेरोजगार संगठन जो बना हुआ है उनके प्रभारी हैं, और चारू गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, और कुश शर्मा हमारे साथ में हैं, और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं चारू जी आपके पास में आना चाहूंगा जी। मोदी साहब ने 4 वर्ग बनाए हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। महिलाओं को लेकर अगर बात करें तो अंतरिम बजट में आपने देखा भी होगा, महिला थाने खोले, महिला डेस्क साइबर डेस्क के साथ अटैच की जाएगी। रोमियो स्क्वाड खोल हर जिले में दिए जाएंगे। एजुकेशन की बात कही गई है कि छात्राएं जो है 9th क्लास से, उन पे फीस को लेकर के बात कही गई है। तो लगता है कि आपको कि वाकई एक बहुत बड़ा इसमें कुछ योगदान रहेगा कि महिलाओं के स्तर को उठा सके, उन्हें एक स्वावलंबन दे सके। देखिए, ओवरऑल योगेंद्र जी बात की जाए तो ऐसा नहीं लगता कि अंतरिम बजट है। बजट इस अकॉर्डिंग बनाया गया है कि ये एक झलक दिखाता है कि आने वाला समय चुनावी समय है और उसकी रूपरेखा के आधार पर बजट का निर्धारण किया गया है। लेकिन जहां हम इस बजट के अंदर बात करते हैं महिलाओं से संबंधित, तो महिलाओं में जैसे देखा गया है कि इसमें भी आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय जिससे बढ़ाया गया, तो वो बहुत मामूली सी वृद्धि है उसके अंदर। महिलाएं जो है, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं, वो बहुत सघन एरिया में काम करती हैं और उनका काम ऐसा होता है कि ग्रामीण महिलाओं को या जो दूर दूर ढाणी महिलाएं होती हैं उनको सजग करने का काम होता है। और वो काफ़ी समय से मांग करती आ रही है कि उनको परमानेंट नियुक्ति दी जाए। गवर्नमेंट ने बिना मांगे उनको केवल 150 या 200 रुपये की या 1000 रुपये की वृद्धि करके उनको एक बार शांत करने की कोशिश की है, लेकिन जो उनकी मांग है मुझे लगता है कि वो अधूरी रह गई। और आने वाले समय में
चूंकि महिला हमारी उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं, तो इस बात पे जरूर ध्यान देंगी कि जो महिलाएं जड़ से महिलाओं को सशक्त करती हैं उनकी तरफ उनका रुझान जरूर जाएगा। दूसरा, कुछ जो योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साइबर डेस्क या पुलिस में महिला डेस्क की बात है, तो मेरा मानना है कि केवल डेस्क खोलने से कुछ भी नहीं चलेगा काम, या रोमियो स्क्वाड की बात है तो ये पहले से मौजूद है। पुलिस का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुकी हूँ कि उसको मजबूत करना होगा, पुलिस को आधुनिक हथियार देने पड़ेंगे, प्रशासन को सख्त करना होगा। वो जब चीज़ें आ जाएगी तो हमारे जो सुरक्षा की बात है वो सब कहीं ना कहीं खत्म, मतलब कहीं ना कहीं वो हमको सुरक्षा पूर्ण तरीके से मिलेगी। और इन सब जो भी आप अभी भी आज की तारीख में अगर हम थानों के अंदर देखते हैं तो केवल डेस्क बना दी गई है, वहाँ कांस्टेबल बिठा दिए गए हैं, लेकिन जो साइबर वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको शास्त्री नगर जाकर ही आपको अपना कोई केस दर्ज कराना होगा। केवल पुलिस थानों में जाने से आपका कोई काम नहीं होता, ना ही वहाँ पे कोई इस तरह की रिपोर्ट लिखी जाती है। तो उनको पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सरकार उनके साथ देती है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई है कि उनके राशि में वृद्धि की गई है, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई बहुत है तो वो वृद्धि की जानी चाहिए थी। इसके अलावा 1 लाख रुपए की जो है वो घोषणा की गई है बच्ची पैदा होने पर। मैं मानती हूँ कि वो भी एक अच्छी बात है। बालिका जो जन्म है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। लोग जो अभी भी एक कुरीति है बच्चों को दबा देने की अगर बच्ची पैदा होती है, तो इस तरह की रूढ़िवादी परंपरा जो है वो खत्म होगी। लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी सरकार अभी नई नई आई है और जिस तरीके से, जिस रुझान से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, उससे लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित राजस्थान की ओर जाएगा। और क्योंकि जब भी वो बजट भाषण पढ़ रही थी तो वो 10 साल की बातें कर रही थी, तो ये माना जा रहा था कि सरकार रिपीटेशन की बातें हो रही थी। तो अगर इस विजन से सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। जी जोशी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बना था विधानसभा चुनाव के दरमियान। कुछ चीजें हैं आपके सामने हैं, लगता है आपको कि इन घोषणाओं से लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? अभी योगेंद्र जी, अभी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के संबंध की तो ज़्यादा कोई घोषणाएं की नहीं गई हैं जी। एक साइबर के बारे में जरूर कहा गया कि एक डेस्क वहाँ थाने में लगा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए साइबर के लिए भी इनको एक ट्रेनिंग तैयार करना पड़ेगा कि जो नए हैं साइबर के संबंध के लोग उनको भर्ती करना पड़ेगा, तभी जाकर के उस डेस्क का कोई उपयोग हो सकेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में क्या, जयपुर में देखिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वो अतिक्रमण और जो है रास्ते जाम, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए जब भी बाहर निकलते हैं तो रस्से लगा कर ट्रैफिक रोक दिया जाता है, कोई भी मर्जी पड़े जो वीआईपी या वीवीआईपी बन जाता है। और मैं देखता हूँ कि पीली ब्लिंकर लाइट कर देते हैं। आप देखिए एक सड़क के ऊपर कहीं अगर रुक जाता है ट्रैफिक तो उससे पूरा जयपुर का जो ट्रैफिक प्रभावित हो जाता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस में जो पद हैं, जैसे 833 या 31 थाने हैं, लेकिन अभी भी 40% थाने सब इंस्पेक्टर्स के हैं, उनको इंस्पेक्टर के थाने किए जाने चाहिए। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन की पुलिस अलग अलग होनी चाहिए थी, पहले भी थी, आज से 40 साल पहले यही परंपरा थी। आज देखिए थाने में अगर आईओ के पास अनुसंधान के लिए कोई जाता है बेचारा परिवादी, तो आईओ मिलता ही नहीं है। मिलेगा तो आप आइए 6 घंटे बाद आइए, 4 घंटे बाद आइए, क्योंकि वो वीवीआईपी ड्यूटी और वीआईपी ड्यूटी में भी व्यस्त रहता है। मेरा सबमिशन ये है कि नई सरकार आई है तो नई सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे कि हमें पुलिस के अंदर कैसे सुधार करने चाहिए। क्योंकि एक जोधपुर विश्वविद्यालय भी खुला हुआ पुलिस का, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी तक उसका कोई योगदान, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो सबसे बड़ी चीज है हमारे यहाँ, इन्वेस्टिगेशन में पूरा देश, कोई ये आप राजस्थान की बात नहीं, पूरा देश ही बड़ा कमजोर है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के तरीके इजाद नहीं हुए, उनमें कैसे आजकल 3rd डिग्री मेथड तो काम में लिया नहीं जा सकता। तो एक व्यक्ति जो अपराधी है वो अगर कॉपरेट नहीं कर रहा है तो उसको आप उससे कैसे उगलवाएंगे,
इनके तरीकों के बारे में अभी तक पूरे देश में ही कहीं ऐसी बात नहीं आई है सामने कि जिससे आप ये पता कर सकें। तो मेरा नई सरकार के आग्रह है कि जो टेक्नोलॉजी पे विश्वविद्यालय जोर देना आपने चाहिए। खोला है उस विश्वविद्यालय में इस प्रकार के प्रशिक्षण होने चाहिए, इस प्रकार के विकास होने चाहिए अनुसंधान के लिए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि अपराधी को सजा मिल सके और आम नागरिकों को रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, मैं एक बात आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, क्या लगता है आपको कि कुछ चीजें हैं जिसमें, क्योंकि बजट देखिए कोई भी सरकार बनाई, आप विपक्ष में कहना बहुत अच्छी सहजता की बात है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो दिखेगा इस बजट में। योगेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर जो सरकार का जो चुनाव है वो राजस्थान की जनता ने किया। जी, राजस्थान की जनता उन उम्मीदों को लेकर थी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लेके गए थे। उन मुद्दों से भी उम्मीद थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से गारंटी दी गई। सबसे बड़ी उम्मीद प्रदेश के हर व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी वो महंगाई के इस दौर में उन्होंने कहा था कि जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल और डीजल करेंगे। उम्मीद जब सरकार का चयन हुआ उसके बाद में लगातार थी, पहली कैबिनेट मीटिंग में थी, बजट में थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस बजट के अंदर सिर्फ रीपैकेजिंग और रीनेमिंग करने का एक काम किया गया। जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं पे कुछ पे उन्हें नाम बदला गया और कुछ पे उन्हें रीपैकेजिंग की। कुछ केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उन्हें नाम बदल के राजस्थान में लागू करने का एक प्रयास किया गया। लेकिन इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट को लेकर ना कोई उनकी दूरदृष्टि नजर आई, ना उनका कोई विजन नजर आया, ना ही ये नजर आया कि जो भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को रेवड़ियां बताती थी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो रेवड़ियां बताते थे उनके ऊपर उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की हो या उनको सशक्त करने का या उनको निरस्त करने का प्रयास किया हो। ये बजट कुल मिला के एक लोक लुभावन सा बजट बनाने का प्रयास किया ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर कैसे वो जनता के बीच में जा सकें। इसके अलावा उसके अंदर कहीं कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने सबसे बड़ी जो चीजें चल रही थी, उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पेंशन योजना, बीमा योजना लेके आ रहे हैं। विश्वकर्मा कल्याण जो बोर्ड है वो पहले से गठित था, उसके अंदर जो योजनाएं थी वो तमाम हमारे जो ये इससे जुड़े हुए विश्वकर्मा से जितने भी जो सामाजिक जातियां हैं उन सब के लिए योजना लेके आए थे। एक नया नाम उन्होंने जोड़ के ये चीज़ कही। मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना 25 लाख का एक बीमा कवर देती थी, उसे आज उन्होंने घटा के 10 लाख रुपए का कर दिया और उसके अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जोड़ दिया। आखिर क्या वजह है जो लगातार 2 महीने से प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पे अपने स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उस पर कोई क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। किस प्रकार से ये सरकार आगे बढ़ेगी, जो प्राथमिकता के आधार पर जो मुद्दे थे, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, 200 करोड़ का मात्र एक बजट के अंदर एलोकेशन उन्होंने करने की बात कही है, तो कैसे सशक्त हो पाएंगे। तमाम जो घटनाएं थी, राजस्थान को रेपिस्तान कहते थे, इसको हम सब ने सुना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान की जनता को शर्मसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वित्त मंत्री स्वयं ने भी इसका कटाक्ष करते हुए सदन के अंदर बोला, लेकिन महिलाओं को कैसे सशक्त हो पाए, एक लाडो योजना का नाम देने से हो नहीं पाएगा। इससे पहले भी सरकार की एक योजना है, जब बालिका का जन्म होता है 50,000 रुपये होते हैं, उसका जन्म पे, फर्स्ट बर्थडे पे, 5th पे, 12th पे, कॉलेज पे लगातार उसका जो राशि है वो दी जाती है। ये जो राशि जो देने का जो काम है वो चल रहा था, उसको अगर 1 लाख करके और लाडो को करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इस सरकार ने गत 10 साल के अंदर जो महिलाओं की जो गाड़ी बचत थी उसको लूटा। ये हमारा आरोप नहीं, ये RBI का आंकड़ा कहता है कि 50 साल में महिलाओं की आमदनी और जो बचत थी वो सबसे कम है। इसलिए बचत को लूटने वाली सरकार जो 2014 से पहले 410 रुपए के सिलेंडर को महंगा बताती थी, आज 500 रुपए में LPG का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिल रहा है। आज उसको पुनः बजट के अंदर घोषणा की है, कैबिनेट में घोषणा की, 450 का सिलेंडर 50 रुपए पे वो महिलाओं के अंदर पीठ थपथपाना चाहते हैं। मुझे तो ये न्यायोचित लगा नहीं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, कैलाश जी के पास में जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं अशोक जी और उसके पास भी जाना चाहूंगा। कैलाश जी, अभी आपने सुना कि वैट का बड़ा इंतजार था, प्रदेश को नहीं हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस थानों का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि महंगाई, कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार वो उसी का एक पार्ट है। इसकी बहुत चर्चाएं सुनी थी और उम्मीद भी थी कि इस बजट में बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के होगा, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्टीज के रूप में चारू गुप्ता जी और योगेंद्र जोशी साहब हैं। चारू जी खुद भी काउंसलिंग सेंटर्स चलाती हैं पुलिस के, और जोशी साहब राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। इनका एक एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर देना चाहिए था। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी माननीय
आप सब लोगों की बात को मैं सुन रहा था और माननीय कांग्रेस से आने वाले आरसी साहब ने भी बात रखी, चारू गुप्ता जी ने भी रखी, गेस जी ने भी बात रखी, बहुत सारी चीज़ें रहती है। मैं अंतरिम बात को स्टार्ट करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर जाऊंगा कि जिस तरीके की गारंटी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के चुनाव को लेकर दी थी, जिसमें चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी की बात हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों को लेकर पुलिस स्टेशन का मामला हो, बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी। और उन्हीं बातों को लेकर आज यूँ कहूँ कि कांग्रेस की बौखलाहट, और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जब अपने बजट को वहाँ पे पेश कर रही थी, तो बेल के अंदर आना, हंगामा करना, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं उन बातों के ऊपर नहीं जा रहा, मगर सबसे पहले मैं आऊँगा पेट्रोल डीजल के वेट के ऊपर। मैं आपको कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि पेट्रोल और डीजल का जिस तरीके का सरकार ने फैसला करने का प्रयास कर रहे हैं, तो परीक्षण करा के शीघ्र ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। ये कोई पूर्ण बजट नहीं था, ये एक लेखानुदान सरकार ने 4 महीने के लिए पेश किया गया और 1,10,000 करोड़ का जो लेखानुदान किया, इसमें महिलाओं को भी, युवाओं को भी, हमने 17,000 नौकरियों की भी बात की, हमने ट्रैफिक के लिए मेट्रो को विस्तार करने की भी बात की और लगभग 500 इलेक्ट्रिक के जो बसें यहाँ पे चालू हो सकती उसकी भी बात की। अब मैं आता हूँ थानों की बात के ऊपर। ठीक है, कानून व्यवस्था की पोजीशन क्या थी 5 साल के अंदर? क्या दोष था उस भीलवाड़ा की छोटी बच्ची का जिसके साथ में किस तरीके का अत्याचार हुआ? क्या गलती थी भरतपुर के अंदर साधु की जो अपने आप को जिंदा जलना पड़ा? क्या गलती थी युवाओं की 17 बार पेपर लीक हो गया? हमारी सरकार इसलिए प्रतिबद्ध है कि हमने वादा किया 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, हम 3 साल बाद में तो नहीं दे रहे सर। हमने शुरुआत के अंदर ही इसको, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जिस चीज़ को थी शुरुआत के अंदर ही ली, कैबिनेट का फैसला था, मगर हमारे बजट के अंदर भी हमने इस चीज़ को दर्शाई है और 450 रुपये के अंदर जो सिलेंडर दे रहे हैं वो राजस्थान के लगभग 72 लाख परिवारों से भी ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और जिस तरीके की अन्नपूर्णा रसोई की मैं बात कर रहा हूँ, अन्नपूर्णा रसोई हमने नाम बदलने का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा कि हम कांग्रेस की एक भी सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको बंद नहीं करेंगे। हाँ, परीक्षण कराएंगे किन योजनाओं के अंदर खामी थी, प्रगति रिपोर्ट लेंगे, उनकी पूरी जानकारी के बाद में उन योजनाओं का फायदा राजस्थान की जनता को मिले। पोजीशन ऐसी नहीं हो कि सरकारी दफ्तर से 1 रुपया निकले और वहाँ पे उनको फायदा ही नहीं मिले। योजनाएं कागजों के अंदर नहीं बने, योजनाएं गांव गरीब किसान तक पहुंचे। तो तमाम बातों को मैं पूरा करते हुए यही कहूंगा कि जो हमारा अंतरिम बजट है ये 4 महीने का बजट है। जिस दिन पूरा बजट आएगा उसमें भी बहुत सारी चीजें राजस्थान की झलक देखने को मिलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, काम की गारंटी, पूरा होने की गारंटी और उसको करने की गारंटी, उसके लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे। चल, एक बानगी की बात कर रहे हैं कैलाश जी की, तो एक बानगी है, अभी इंतजार करिए। मैं अशोक जी के पास में जाना चाहूंगा। अशोक जी, युवाओं के सपनों की बात आती है, कुछ है अंतरिम बजट में? नहीं सर, देखो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, हमारी पहले से मांग थी कि जो आरपीएससी है और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, दोनों का एक कैलेंडर यूपीसी तर्ज पे जारी होना चाहिए ताकि समय पे भर्ती निकले, तो प्रक्रिया समय पे हो। क्योंकि आज उस खामियों जो भुगत पर राजस्थान के जो अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, क्योंकि अभी जयपुर के अंदर लगभग 32,000 युवा सड़कों में बैठे हैं नौकरी की आस लेके, चाहे वो L1 L2 से हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग से हो। तो वो सबसे जो मैं इसके लिए मैं सरकार को और वित्त मंत्री को और मुख्यमंत्री दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे विरोध की तरफ से कि आपने जो ये कदम उठाया बहुत शानदार कदम है और हम इसकी तारीफ करते हैं। क्योंकि सरकार जब अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे। तो जो यूपीएससी तरफ से जो कैलेंडर जारी का काम किया बहुत अच्छा किया। अब बात आती है 70,000 पदों पे भर्ती की घोषणा की। स्वागत योग्य है कि आपने अंतरिम बजट था, लेखानुदान था कि 4 महीने का था, लेकिन हम ये क्या श्योरिटी मानेंगे कि आप 4 महीने के अंदर इन भर्तियों को आचार संहिता लगने से पहले इनकी आप घोषणा कर देंगे, इनका पदों का वर्गीकरण के सभी डिपार्टमेंट छोड़ देंगे। घोषणा लास्ट जब बजट था माननीय गहलोत साहब का, उसमें भी 1 लाख की हुई थी, लेकिन धरातल पे उतना बड़ी बात होती है। भर्तियां घोषणा हर बजट में होती हैं, मैं नहीं करा कि आज पहली बार हुई है, पहली बार नहीं, पहले भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है युवाओं के साथ में वो आती है टाइम पे भर्तियां नहीं होना। क्योंकि अब 4 महीने बाद जो बजट आया वो 4 महीने का टाइम का है भाई, अभी कुछ समय के लिए बजट आया है, मान ली बात। तो क्या ये श्योरिटी देंगे? और कैलाश जी हमारे साथ बैठे हैं और युवा चेहरा भी हैं, तो इनके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूंगा
क्या ये श्योरिटी देंगे कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव उसकी आचार संहिता लगने से पहले पहले इन भर्तियों की घोषणा हो जाए? क्योंकि कैलेंडर जारी की बात होगी ना, कैलेंडर जारी हो जाए, क्योंकि युवा जो 25 लाख के करीब युवा इस चुनाव में नए जुड़े थे और उन्होंने कांग्रेस को इसलिए नकारा था कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण में उसमें जाहिर, लेकिन उसी आधार पर युवाओं ने चुना था। तो उसी आधार पर हमारी मांग है कि आपने जो 70,000 पदों की घोषणा की है इसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इनको पूरा करें और जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उससे पहले पहले आप इन भर्तियों का वर्गीकरण करते, पदों का वर्गीकरण करते हुए इनकी जारी करते, क्योंकि एक रीट है, रीट हर साल होती थी पहले, अब पिछले 2 साल से रीट नहीं हो रही, 20 में भी 2 साल रद्द हो गई। तो आप जो घोषणा करते कि भाई हम हर साल रीट पात्रता परीक्षा कराएंगे, जो कि पिछले 22 में हुई थी, उसके बाद 23 में निकल गया, 24 में आगे नहीं हो रही है, तो टाइमलाइन भर्तियां हो। 7 के अंदर हमारी 1-2 मांगे थी, हम शुरू से ही मांग कर रहे थे, क्योंकि जब कि एक तो भारी राज्यों को कोटा खत्म करने की हमारी मांग काफी पुरानी है, क्योंकि अदर स्टेट 22 स्टेट में हमारे बैन कर दिया। अभी रिसेंटली एमपी में भी कैलाश जी की सरकार है, लेकिन वहां भी युवाओं को रोका जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब अदर स्टेट में हमारे युवाओं को रोका जा रहा है तो हमारी स्टेट में हमारे जो विधायक बैठे हैं, 200 विधायक चुन के हैं, उन वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे, राजस्थान के अंदर विधानसभा क्यों नहीं उठा रहे कि भाई हम भी भारी राज्यों को कोटा खत्म करेंगे। साथ में हमारी मांग थी कि रोजगार के लिए सरकार सभी को सरकारी रोजगार गवर्नमेंट नहीं देती है, मैं भी मान रहा हूं कि नहीं दे सकती है और ये बात फैक्ट भी है, लेकिन उसके लिए मैं शुरू से ही हमारा संगठन मांग कर रहा है कि आप जितने भी लोकल इंडस्ट्री एरिया है उसके अंदर आप 70% स्थानीय नागरिक को रोजगार दो, क्योंकि हरियाणा में ये बिल और सब्सिडी बात क्या है सर, ये मांग हमने पिछली बार ये सरकार मैंने खुद ने मांग उठाई थी और हमारे संगठन ने मांग उठाई। जब मांग उठाई उसके कुछ समय बाद में हमें बड़ा ताजुब हुआ कि हरियाणा ने लागू कर दिया। हमने हरियाणा में नहीं उठाई, हमने राजस्थान में उठाई थी, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए, क्योंकि युवा प्रदेश है, युवाओं के दम पे सरकार बनी है और लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और जिन वादों के साथ सरकार ने वादे किए थे उसी वादों के साथ ने युवाओं ने वोट दिया है। तो हमारी यही मांग है समयबद्ध तरीके भर्ती हो और जो 70,000 पदों में घोषणा की है ये हम चाह रहे हैं कैलेंडर जारी हो जाए और लोकसभा चुनाव से पहले इनकी विज्ञप्ति जारी हो जाए। बिल्कुल। कुछ आपके पास में आना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से आज अपना जो बजट पेश हुआ है, पहली बात तो युवाओं ने इस सरकार को बनाया है और युवा चेहरे जैसे भाई साहब भी हैं, तो एमएलओ को आज विधानसभा में बिठाया है और विधानसभा में वो अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। मगर जब मूवी लीक होती है तो चलता है साहब, जब पेपर लीक होता है तो दर्द होता है साहब। तो जिस तरह से एसआईटी का डटी जो सरकार ने किया वो भी सराहनीय था और जिस तरह से आज विधानसभा से जो मजबूत आवाज़ आई, जो पहली पारी थी, उससे युवक खुश हैं और ये चर्चाएं स्टूडियो में भी नहीं बाहर भी चल रही हैं। और जो इनोवेशंस हैं, जो नवाचार हैं, वो सामने आने चाहिए। हर साल आते हैं बजट तो, बट उम्मीदें भी रहती हैं, उम्मीद होनी भी चाहिए। बट इस बजट में काफ़ी स्टडी हमें नज़र आई, जिस तरह से रिसर्च स्कॉलर आज चर्चा कर रहे थे, तो स्टडी तो हुई है, बट अब जो इम्प्लीमेंट हो धरातल पे उसमें भी मॉनिटरिंग और स्टडी होनी चाहिए। जिस तरह से अटल इनोवेशंस की बात की है इन्होंने, सैटेलाइट सिटी की जो तर्ज पे जयपुर के आसपास हाईटेक सिटी है, तो जिसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग या आईटी कंपनीज जो आएंगी, युवाओं के लिए बोनस पॉइंट है। हालांकि पिछली सरकार ने भी जाते जाते कुछ घोषणाएं की, बट वो धरातल पर नहीं पहुंची। जिस तरह से आज मैं शहरी ट्राइबल एरिया से हूँ, वहाँ डमी टीचर्स सरकार के जो पिछले सरकार के मंत्री अपने साथ ले जाते थे, वो डमी टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे थे। तो ये घटनाएं अब इस सरकार में और ये आने वाले 4-5 साल में ना हो। बाकी जैसे प्लेसमेंट सेल की जो बात की है, पिछली सरकार ने भी रोजगार मेले की बात की थी, बट आज राजस्थान विश्वविद्यालय के हालात थे कि डिजिटल लाइब्रेरी 5 साल से बोल दिया, फीता काट दिया, बट ओपन नहीं हुई। पीएचडी का जो पेपर है 3 साल से नहीं हुआ, तो कहाँ से प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी? विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की वैकेंसी आ नहीं रही। पुराने जो टीचर्स हैं वो रिटायरमेंट पे हैं, तो कहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि जो आज बजट है उससे युवा खुश है, पॉजिटिव है। चलिए, बिल्कुल अंतरिम बजट है, वैसे बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है घोषणाओं के लिए, और लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है कि इस बजट से कुछ मिलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
राजस्थान राज्यों में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान का अंतरिम बजट और बजट पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक मनोज न्यांगली जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास में आना चाहूंगा। हमने तो पूरा बजट भी देखा और दूसरी पारी है बजट, अंतरिम बजट आपका ये दूसरा है, क्योंकि पिछली बार भी जब आप विधायक बने थे तब भी अंतरिम बजट था। और किस तरह से देखा जाए, कुछ अंतर महसूस हुआ आपकी बार आपको? देखिए, मुझे तो कुछ लगा नहीं कि बजट में इन्होंने कोई बड़ी घोषणाएं की हो। ये तो अभी एक अंतरिम बजट का मतलब है सरकार को 4 महीने इनको कैसे चलाना, इसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। प्रक्रिया भी यही होती है। प्रक्रिया भी यही होती है। ज्यादा उम्मीदें पाल रही थी जनता, या फिर क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं थी कि बिल्कुल बजट में वैट कम हो सकता है, दूसरी चीजें और कर सकते हैं? चर्चाएं तो देखिए आपके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर थी और दुनिया और पूरा राजस्थान भी भरोसा भी कर रहा था कि पेट्रोल डीजल का वेट निश्चित रूप से कम होगा जी, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ। इन्होंने जरूर एक काम किया और उसके लिए मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूँगा। या चीनी पर मंडी टैक्स लगता था, गुड़ और चीनी, गुड़ और चीनी पर, घी पर भी लगता है। अब थोड़ी सी कमी रह गई, उस घी का भी इनको हटाना चाहिए कि मंडी टैक्स जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे जीएसटी की अगर हम बात करें तो जब कहीं रखा है कि एक ही टैक्स होगा तो फिर 2-2 टैक्स लेकर के जनता पर भार के साथ ही साथ गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार को जीएसटी का जो 50% राशि मिलती है उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारा माल चोरी से आता था, इसलिए जीएसटी भी नहीं कटता था और मंडी टैक्स भी नहीं मिलता था, इसलिए ये ठीक हुआ। बाकी तो मुझे नहीं, मैं मनोज जी एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि विपक्ष में कांग्रेस का एक ऑब्जेक्शन रहा कि अंतरिम बजट का कायदा ये होता है कि बजट की कॉपी जो होती है वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है, उसे टेबल भी करना होता है। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन रहा और पहली बार जो जानकारी मिल रही है कि अंतरिम बजट पे सदस्यों को बैल में जाना पड़ा। हालांकि बजट के दरमियान तो आप नहीं थे हाउस के मेंबर, पिछली बार जब आखिरी बजट था अशोक गहलोत साहब का तो काफी हंगामा रहा, 4 बार विधानसभा स्थगित भी करनी पड़ी, लेकिन अंतरिम बजट पे पहली बार हंगामा रहा। देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस के 2 लोग हैं और इस राजस्थान को पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं। एक बार इनका नंबर आ जाता है, एक बार इसका नंबर आ जाता है। जब जो सत्ता में आ जाता है वो पिछली सरकार के गीत गाना शुरू कर देता है कि पिछली सरकार ने ऐसा किया, पिछली सरकार ने ऐसा किया, और कम से कम 2.5 वर्ष तक गाते हैं। और फिर दूसरी पक्ष वाले कहते हैं कि अब आप करो। ये दोनों आरोप तो जरूर लगाते हैं, भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, लूट हुई, कुशासन हुआ, लेकिन उनके ऊपर अमल कब किसी सरकार ने करते हुए मैंने नहीं देखा। आज बीजेपी की आई है, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेताओं के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जितने बड़े भ्रष्टाचार हैं एक भी जेल नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। और ऐसा ही पिछली बार कांग्रेस आई, बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, कोई बीजेपी का जेल गया, कोई नेता अधिकारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बस सिर्फ बोलना है, करना किसी को नहीं है, ना बीजेपी वालों को करना है ना कांग्रेस वालों को करना। कैलाश जी, ये बड़ी बात आती है, चलिए एक हमारे साथ में बैठे हुए हैं मनोज जी, लेकिन अक्सर ये बात आती है कि मिली भगत का खेल होता है, समीक्षा करें। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गजेंद्र सिंह जी खीवसर की अध्यक्षता में जोगाराम जी पटेल, सुमित गोदारा और मंजू बागमार जी की मीटिंग चल रही है, और ऐसे ही पहले भी मीटिंगें होती रही हैं। तो कैलाश जी, कुछ लगता है कि इस बार वाकई कुछ ईमानदारी से बातें होनी चाहिए? मैं ईमानदारी शब्द का प्रयोग इस वजह से कह रहा हूं कि मनोज जी भी उससे सम्मानित हाउस के मेंबर हैं जिसके आप हैं, और अक्सर ये बात कही जाती है कि चर्चाएं तो होती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। देखिए, पहली सरकार है और जिस तरीके से अभी अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं, मैं तो युवाओं की बात के ऊपर आऊँगा कि पहली सरकार के माध्यम से अगर कोई 70,000 नौकरी की बात करे और उसको आरपीएससी के कैलेंडर के अंदर शामिल करे, पहली चीज़। दूसरी, जिस कमेटी की आप बात कर रहे हो और माननीय सदस्य मनोज जी ने ये बात कही, पहली सरकारों के अंदर क्या था, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मगर ये पहली सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके का चुनाव के अंदर हमारे माध्यम से वादा हुआ, गारंटी दी, और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि हमने शुरुआत के अंदर ही जो पूर्ववर्ती सरकार की जो प्रगति रिपोर्ट कामों की मांगी है, उस कामों के अंदर जिस भी तरीके का घोटाला, भ्रष्टाचार
सारी चीजों के ऊपर योजनाओं को पूरी जानकारी के माध्यम से वापस से लेना, और वापस से लेने के बाद में इसमें हमारी राजस्थान सरकार की कमेटी काम कर रही है, और जिस दिन कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारी चीजें राजस्थान की जनता के सामने आएगी। कैलाश जी, मेरा एक सवाल होगा यहाँ पे। देखिए, कमेटियां पहले भी बनी हैं, धारीवाल जी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ साहब की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी, लेकिन होता क्या है कि पूछिए एक साहब, ये हमारी पाइपलाइन का काम अधूरा रह गया कि नहीं साहब, लास्ट में हुआ था, समीक्षा हो रही है, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक वो काम पेंडिंग कर दिए जाते हैं। अब वो काम पेंडिंग रहेगा तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, फिर वो यूं क्यों रह जाता है। तो ऐसे में क्या वाकई, क्योंकि आप देखिए पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, लेकिन हमें उससे ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए कि टाइम बाउंड होना चाहिए कि समीक्षा करनी, आप 1 रोज बैठिए, 2 रोज बैठिए, 10 रोज बैठिए, एक मिशन के रूप में तय करके उसका फाइनल करिए कि वाकई इस योजना में घपला हुआ है, इसके लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 2-2, 3-3 साल तक अगर हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं और वो योजनाएं डंपिंग यार्ड में डाल दी जाती हैं, तो आप यहां महसूस करते हैं कि हाँ, वास्तव में कोई एक ऐसे दिशा निर्देश तय हो, एक डेट लाइन हो कि इतने महीने में, इतने साल में हम इस फाइलों का निपटारा कर देंगे, इसकी समीक्षा करके जनता के सामने रिपोर्ट दे देंगे। देखिए, मैं पार्टी लाइन से बंधा हुआ हूं, मगर मैंने पहले भी जिक्र किया, पहली सरकार है। अब तक की जो सरकारें रही, पूर्ववर्ती सरकार की भी मैं बात करूं, जब 3 साल 4 साल निकल जाती थी तो अपनी योजनाओं को लेके आते थे, और जहां पर आपने जिस तरीके की कमेटी की बात आप लोग कर रहे हो, आने वाले समय के अंदर जिस तरीके का सरकार ने फैसला लिया, मोदी जी की गारंटी के ऊपर राजस्थान की सरकार काम कर रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं जयपुर की बात करूं, जल जीवन मिशन के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, बहुत बड़ा घोटाला था, भ्रष्टाचार था। जैसे जैसे निकल के आ रहा है, सरकार प्रगति रिपोर्ट के लिए बातें इसलिए किया कि जैसे ही प्रगति रिपोर्ट धरातल के ऊपर आएगी, कमेटी का जो निर्णय सामने आएगा उसमें राजस्थान के अंदर बहुत सारे नवाचार होंगे, और उसी से जुड़ी हुई पूर्ववर्ती सरकार हो, इससे पहले की सरकार हो, इससे पहले की सरकार हो, बहुत सारी सरकारों के माध्यम से हम योजनाएं तो बनाते हैं मगर वो धरातल के ऊपर नहीं आती। मगर पहली सरकार के जो अंतरिम बजट के अंदर आपने जिस तरीके का जो योजना देखी है, जो रूप देखा है, उस रूप के अंदर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त कर सकता हूं, और मैं इस बात के लिए भी बिल्कुल मैं भी तैयार हूं, हमारा दल भी तैयार है कि ये बातें केवल बातें नहीं रहे, ये बातें धरातल के ऊपर आए और कुछ इनका निष्कर्ष निकले, क्योंकि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता तो जनता का कहीं न कहीं मन उठता है इन बातों के ऊपर। और अब की बार हमारे को पूरा विश्वास है कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरीके का काम कर रही है, विश्वास के साथ में और एक गरीब किसान के साथ में, कल्याण के साथ में, उसमें कहीं न कहीं रिपोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से राजस्थान की जनता के लिए नवाचार, अच्छे नवाचार उत्पन्न करके और एक अच्छी सरकार की जो योजनाएं होती है, उन योजनाओं के माध्यम से मैं, जो पूर्ववर्ती सरकार की बात आ रही थी, अभी मनोज जी ने बोला कि योजनाओं को ये सरकार आई उसके ऊपर रख दी, ये सरकार आई उसके ऊपर रख दी, मगर पहली बार अब मनोज जी आप भी देख रहे होंगे राजस्थान की विधानसभा के अंदर कि नवाचार तो है, चाहे आप अलग दल से हो, इस बात को मानो नहीं मानो, मगर आप लोग देख रहे हो कि जो चीज 2-2.5-3 साल बाद में होती। देखिए, ये पर्ची की सरकार भले आपको लग रही होगी, मैं भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी बोल चुका, इनके नेतृत्व वाली सरकार में ही राजस्थान गांव गरीब किसान की ऊंचाइयों को छूते हुए योजनाएं निकलेगी। गरीब के लोग, जो विद्यार्थी है, आप लोग देख रहे हो ना, ये पर्ची की सरकार आप बोल रहे हो, एसआईटी कौन लेके आया, किस तरीके की परीक्षा के ऊपर गारंटी दी थी, नकेल किसने कसी। और अब पर्ची की सरकार नहीं, गारंटी की सरकार, तो कौन सी गारंटी आपको लुभा रही है? ये पर्ची की सरकार नहीं, इसको गारंटियों का नाम दूंगा। इनका माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने सारी गारंटियां दी, अन्न की गारंटी, बिजली की गारंटी, जल की गारंटी, महिला सुरक्षा की गारंटी। एक भी गारंटी इनकी धरातल पर सुचारू आज भी नहीं हो पाई है। अन्न की गारंटी, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 5 वर्ष से बंद है। बिजली की गारंटी आप देख रहे हैं, 1-1 वर्ष से किसान को आज भी कनेक्शन नहीं मिला, डिमांड भरने के बाद 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए खर्च हो गए। तीसरी इन्होंने गारंटी महिला सुरक्षा की गारंटी दी, वो महिलाओं की स्थिति आप देख रहे हैं। इन्होंने एसआईटी गठित करके क्रिमिनलों की बात कर रहे हैं, सरेआम आज भी क्राइम वैसा ही हो रहा है। भ्रष्टाचार की इनको 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें जनता का काम बिना पैसे लिए होता हो। जो राजधानी से लगा लीजिए आप,
ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं, आपका ये जेडीए बैठा है, आम आदमी पट्टे की फाइल लेकर बिना 1 रुपये दिए बिना फाइल पट्टे की नहीं निकल सकती। कहां करेंगे जीरो टॉलरेंस? इनके पास अभियोजन स्वीकृति के नाम से IAS, RAS, IPS बड़े बड़े जितने अधिकारी बैठे हैं, सरकार ने सारी फाइलें दबा के रखी हैं। उनको बाहर निकालो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और ये भ्रष्टाचार में डूबे लोगों के खिलाफ ऑफिस में बैठे हैं उनकी रिकवरी नहीं, FIR हो, उनको घर भेजो, और उसके बाद जब अगर वो बरी होते हैं तो बाहर वापिस ले लो, लेकिन भेजो उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब बेरोजगारों की अगर 70,000 लोगों की नौकरी की पहली बार घोषणा हुई है, प्रस्तावित है, आप करेंगे तब तक बताना मेरे को। ये 2016 की रीट की भर्ती, संस्कृत के अध्यापक 75 पोस्ट, जिसमें से 5 को नियुक्ति दी, 70 लोग बाहर बैठे हैं, उनकी वैकेंट लिस्ट आज तक नहीं निकली। 2016-18 की रीट की भर्ती, जिनमें 874 की वेटिंग लिस्ट में से 492 रिक्त पद पड़े, आज तक नहीं भरे। अंग्रेजी के 338 पद, उसी समय के 16 और 18 के अभ्यर्थी सड़कों पे दौड़ रहे हैं, ये उनकी वेटिंग लिस्ट को नहीं भर पाए। एडिशनल डिग्री वाले चक्कर लगा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं रहा। बेरोजगार, और वो अभी 22 की लेवल फर्स्ट के सेकंड के लोग धरने पर बैठे हैं, इनके धरना स्थल पर, अभी यहाँ शहीद स्मारक पर। तो ये कौन से रोजगार की बात करें युवाओं की? इनको तो बैठाओ, जो बैठे हैं उनको तो संतुष्टि दिलाओ, पहले उनको संतुष्टि दिलाओ, आप जाइए, हम आपकी बिल्कुल महीने में 2 महीने में कहीं कहीं करेंगे। गारंटी के नाम से इनके पास जो गारंटियां हैं वो सिर्फ गारंटियां हैं, और एक ही नाम की गारंटी है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की गारंटी। इनके पास और धरातल में कुछ है नहीं, वही गारंटी है, सिर्फ मोदी जी गारंटी है, और मोदी जी के बेस पर ही ये लोकसभा भी लड़ रहे हैं, ये विधानसभा भी लड़ रहे हैं। ये कितने दिन लड़ेंगे ये तो अलग बात है। इसलिए मैं तो इतना ही कह रहा हूं, जो जो घोषणाएं करी हैं उनको धरातल पर जनता को लाभ मिलना चाहिए। आज का अखबार पढ़ा होगा, कल का मैंने पढ़ा है, राजश्री योजना, कोई शायद बच्चियों को, पढ़ने वाली बच्चियों को उनका समय पर भुगतान करना होता है, पिछले 2 साल से भुगतान नहीं कर पाए हैं, और बात करते हैं साहब टेक्निकल समस्याएं हैं। ये जिम्मेदारी जनता की थोड़ी है, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, हमारे प्रशासन की है। इसलिए जो योजना आए कम दो, ज्यादा मत दो, लेकिन जिसको देना है उसको समयबद्ध दो और सरलीकरण से दो, तब भी सुशासन होगा। नहीं तो ये कुशासन ही रहेगा, चाहे आज बीजेपी वाले कहें चाहे कल कांग्रेस वाले कहें। जिस दिन हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हम बताएंगे कि शासन क्या होता है। तब तक चारों जी, क्या लगता है आपको कि बजट तो बजट की बात होती है कि हमारे एक संवैधानिक प्रक्रिया है ये, लेकिन वाकई जैसे मनोज जी भी कह रहे हैं, एक मैसेज जाना चाहिए कि बजट हो चाहे बजट का इंप्लीमेंटेशन हो, कि लोगों को भरोसा हो सके। बजटों पर कितना भरोसा करती है जनता? देखिए, जब बजट आता है तो जैसे अभी यहाँ पे युवा है, बहुत खुश हो रहे हैं कि 70,000 वैकेंसीज निकलेंगी, इनको लगता है हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये 70,000 भर्तियां होते होते, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये सब सरकार में होता है कि वो बिल्कुल 5वां साल आ जाएगा जब 5 भर्तियां होंगी और बाकी जो है वो वापस रह जाएंगे। इसके लिए मेरा मानना है कि जवाबदेही बहुत जरूरी है। सरकार घोषणा करती है, लेकिन लागू जो है वो अधिकारियों को करना होता है। तो वो बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो क्यों अधूरा रह जाता है, ये अगर ये सरकार इस चीज को प्रॉपर तरीके से देखेगी तो बहुत लंबी चलेगी। नहीं तो ये वापस वही जो आम सरकार, कभी बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस, उसी में रह जाएंगे। तो ये वाला समन्वय होना बहुत जरूरी है, जवाबदेही होनी बहुत जरूरी है। और जहाँ तक अभी मनोज जी ने भ्रष्टाचार की बात की कि आप जेडीए में जाएं या किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं या कितना ही ऑनलाइन हो जाएं आप, फिर भी आपको अपनी सुविधा शुल्क तो देना ही पड़ेगा। तो वो बहुत जरूरी है कि अभियोजन स्वीकृति हो, वो समय पर निकले। जब 1-2 आप थोड़े से कैलाश जी को मैं कहूँगी इस तरीके से कुछ एक झलक दिखाएंगे कि सरकार जो है नो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, 1-2 झलक दिखा दीजिए, सारे के सारे जो है ये करप्शन के चीजें हैं वो अपने आप रुक जाएंगी। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज की बात होती है और मैसेज जाना भी चाहिए। कैलाश जी खुद भी देख रहे हैं और काफी एक्टिव एमएलए हैं, अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। कुछ मैं आपके पास में आना चाहूंगा, एक मैसेज की बात होती है बजट के जरिए कि लगना चाहिए कि हाँ बजट पेश हुआ है, और एक भरोसे की बात चर्चा होती है। बजट आते हैं उस दिन काफी उत्साहित होते हैं, अपने अपने कमेंट्स भी देते हैं। भरोसा कितना हो पाता है? जनता भरोसा करती है कि हाँ वाकई हमें तो राहत मिल रही है, बजट आ गया अब तो राहत ही राहत है। आपका कहना सही है, मगर जब वित्त मंत्री ने एक लाइन से पंक्ति से स्टार्ट किया था कि हम चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। आप हायर एजुकेशन की बात करें, साहब ने भी सही बताया कि L1 L2 वाले जब धरना स्थल पे आते हैं तो पुलिस की लाठी उन्हें जरूर मिलती हैं।
वहाँ कोई भी बीजेपी का कोई ना एमएलए। आप प्रेमचंद बैरवा जी जो डिप्टी सीएम है उनको आपने हायर एजुकेशन मिनिस्टर बना रखा है, वो सिर्फ पीसी या कहीं दौरे पे हैं, मगर कभी छात्रों से बात नहीं की जा रही। हालांकि सुधांशु पंत आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट जो इनके मिनिस्टर्स हैं, जो इनके जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्हें आना चाहिए, छात्रों से पूछना चाहिए। हालांकि ये तो नहीं कि कोई 12 कोटा है डूंगरपुर से आके और यहाँ धरने पे बैठे, यहाँ पढ़ने आता है, कोचिंग करता है और फिर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कैलेंडर नहीं आता और फिर वो धरने पे उसे बैठना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग जो है ना वो जरूर होना चाहिए। आज हम बजट सुन रहे थे, अच्छा लगा, बट जो हताश जो युवा थे वो कह भी रहे थे कि हमारी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, हमारी समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। तो इसलिए मॉनिटरिंग जरूर होना चाहिए। हालांकि ये नहीं कि 70,000 सारे पढ़ने वाले, स्किल बेस्ड जो हमारी जो जॉब है वो जरूर मिलना चाहिए, बट उसके लिए भी कोई पैसा होना जरूरी है। तो जिस तरह से आज मुख्यमंत्री कौशल केंद्र की जो घोषणा हुई है वो भी काफी सराहनीय है। तो हमारा ये है कि जो नवाचार हैं वो धरातल पे जरूर पहुंचे। आज एक प्रोफेसर, हाँ, एक प्रोफेसर पे 5 पद है, वो डीन भी है, एचओडी भी है, लाइब्रेरी का हेड भी है। तो ये समस्याएं हायर एजुकेशन को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, हर हफ्ते कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए, वहाँ की एक एमएलए को ड्यूटी देनी चाहिए। आज मालवीय नगर में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आती है तो उस यूनिवर्सिटी के आसपास के एमएलए को ड्यूटी देनी चाहिए कि आपको 7 दिन में इन छात्रों से मिलना है, क्या समस्या है। बट ये तो क्या सिर्फ पीसी पे आके, टीवी पे आके अपने भाषण दे देते हैं, स्पीच देते हैं, बट जो युवा हताश है वो 500 किलोमीटर दूर से आया है, उसकी कोई समस्या सुनी नहीं जा रही है। तो अभी काफी दूर से हैं और बड़े दुर्गम क्षेत्र से आए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कल जिस तरह से एबीवीपी के छात्र जो धरना दे रहे थे वो सोच रहे थे कि हमारी सरकार है, पुलिस लाठी नहीं मारेगी, और उन पे सबसे पहले लाठी मारी है। और वो महिला का कोई बड़ा बहुत इशू है कि महिला उत्पीड़न का जो प्रोफेसर है उसको बीसी ने, कुलपति ने डीन, पहले एचओडी बनाया फिर डीन बनाया, और एबीवीपी के कार्यकर्ता जब उन पे आवाज उठाते हैं तो उन्हें लट मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स एमएलए को सोचना चाहिए। चलिए मैं जोशी साहब के पास में आना चाहूंगा। जोशी साहब, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका, कोई भी बजट हो, किसी भी गवर्नमेंट का हो, मैसेज जाना चाहिए कि हाँ बजट है। कितना भरोसा करती है जनता कि केवल बजट से ही उत्साहित हो जाती है, या फिर अब लोग आंकलन करने लग गए कि धरातल पे उतरेंगे उसके बाद बात करेंगे? योगेंद्र जी, वैसे तो जैसे ही सरकार बदलती है ना वैसे ही पता लग जाना चाहिए कि भाई सरकार बदल गई जी। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि कहीं भी सड़क के ऊपर, कहीं भी आम नागरिकों के जीवन में कोई ऐसे विभाग में बदलाव नहीं, या इस तरह की कोई चीज सुनने में नहीं आ रही है। एक सुधांशु पंत जाते हैं, कभी किस दफ्तर में चले जाते हैं, कभी किस दफ्तर में चले जाते हैं, और वो फाइलों की फोटो खींच लाते हैं। और ये जो चीजें चल रही हैं, ये मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जैसे ही सरकार बदली वैसे ही पुलिस प्रशासन में चेंज आना चाहिए, वैसे ही सड़क के ऊपर नजर आना चाहिए कि नहीं सरकार बदल गई है, अब व्यवस्थाएं सुचारू होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब पुलिस के अंदर पद खाली हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, हेड कांस्टेबल एएसआई के केस चल रहे हैं कोर्ट में। आप देखिए 6-6 महीने, साल भर केस चल रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब पुलिस के अंदर जाब्ता प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, उनकी संख्या ज्यादा कंप्लीट नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा। दूसरा यह है, सोशल इंजीनियरिंग से जो पदस्थापन होते चले आ रहे हैं अब काबिलियत के अनुसार होने चाहिए, तो भी अभी पता नहीं चला कि साहब कौन किसको कहां लगाया गया है। वही अधिकारी वही दूसरी जगह लगा हुआ था, वहां से उठ के दूसरी जगह चला गया। तो क्या परिवर्तन आप चाहते हैं, ये इसके माध्यम से नहीं, लेकिन सरकार परिवर्तन होते ही नागरिकों को पता लगना चाहिए, जो अभी तक पता नहीं चल रहा है। चलिए, बजट का महत्व भी तभी होगा, बजट का एहसास तभी होगा कि कुछ बदलाव दिखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए बजट में जो अभी किए इन्होंने जी, अब साइबर डेस्क के लिए मान लीजिए कह दिया, तो साइबर डेस्क कब बैठेगी वहां, और साइबर के मामले में जब लोग परेशानी लेकर जाएंगे तो उनकी क्या सुनवाई हुई है, साइबर के संबंध में वो समझते भी कि नहीं समझते। अभी तक मैं आपको कहूं कि साइबर के संबंध में जो नॉर्मल थाने वाले हैं ये कतई नहीं समझते। सबसे बड़ी बात तो ये कि साइबर की जो किताब है वो हिंदी में ही नहीं, वो तो अंग्रेजी में है सारी की सारी। अब उस साइबर क्राइम के बारे के अंदर समझना, मुकदमे कैसे दर्ज होंगे, उनमें सजा क्या है, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, इन सब चीजों की जानकारी करनी पड़ेगी, पब्लिक को पता चलना चाहिए। खाली लैंग्वेज, हाँ, खाली ऐसे बोलने मात्र से कि हमने साइबर डेस्क खोल दी, महिला डेस्क खोल दी, महिला डेस्क खोलेंगे तो भी वही बैठे मिलते हैं।
अतिथि डेस्क होगी तो वो भी वही बैठे मिलते हैं, वही थाना 2 कमरे का थाना और वही व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी कम से कम जैसे ये कर दे, अभी ये राजस्थान में ये कर देते कि लॉ एंड ऑर्डर का तो अलग जाप्ता होगा, जयपुर में कम से कम कमिश्नरेट में कर दो, यहां कर दो, जोधपुर में कर दो, और अनुसंधान का एक अलग होंगे तो भी मानते कि भाई कोई परिवर्तन आया है। या ये कर देते कि हम जितने भी सब इंस्पेक्टर के थाने हैं उनको इंस्पेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो चलो उसके नीचे एक अनुसंधान अधिकारी उनको मिलेगा। गाड़ियां देख लीजिए, थाने में अभी तक बाहर की दुनिया भर की किराए की गाड़ियां ले ली इन्होंने, लेकिन थाने में वही एक ही गाड़ी है, उसी से एसएचओ जाता है, उसी से आईओ जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिनको तत्काल प्रभाव से करना चाहिए था। मॉनिटरिंग अगर ये कर लेंगे, देखिए सबसे पहले सड़क के ऊपर पुलिस रहती है, सबसे पहले पब्लिक का जो संपर्क होता है वो पुलिस कांस्टेबल से होता है, ट्रैफिक वालों से होता है। वही आज 2 महीने पहले ट्रैफिक वाले बैठे रहते थे गुमटी में, वही आज बैठे हुए हैं। वही तिलक नगर अभी मोड़ पर मैं आया था तो गाड़ी के पीछे लटके हुए थे, मेरी गाड़ी पीछे थी, ड्राइवर से उसने पूछा सवारी ने मैं उतर जाऊं, तो ड्राइवर कहता है कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सामने ट्रैफिक के सिपाही खड़े। अगर आप इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते तो सरकार में परिवर्तन आपको दिखेगा ही नहीं। लोगों को मुझे ही नजर नहीं आया कि वो, मैं आवाज सुन रहा हूं, सवारी कह रही मैं उतर जाऊं, सवारी को डर लग रहा है कि सिपाही खड़ा है। कौन कह रहा है? लोडिंग वाला जो मिनी बस चला रहा है, उन्होंने नहीं उतरने की कोई जरूरत नहीं है, सब देख लेंगे, और वो सिपाही भी देख रहा है। ये आपको परिवर्तन उसके पीछे आपने पढ़ा नहीं, बस के पीछे, बस के पीछे लिखा भी था, आपने पढ़ा नहीं क्या, तो यहीं चला ली वह आपने देखा नहीं। आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बजट पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कैलाश जी से उसमें पूछूंगा, मनोज जी भी बैठे हुए हैं। बजट अगला जो आएगा उस पर कहीं चर्चा हो सकती है कि पूर्ववर्ती सरकार पर श्वेत पत्र आ सकता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट में श्वेत पत्र लाया गया है, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज भी आ सकती है? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से हम शुक्रगुजार करेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे और हम साधुवाद भी करेंगे अगर कोई सरकार श्वेत पत्र लेकर आती है, क्योंकि जनता के बीच में एक जो नरेशन क्रिएट करने का काम किया जाता है, उस नरेशन से पता चलेगा प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है। एक इन्होंने कहा कि हमें किस प्रकार का एक प्रदेश दिया है। अगर पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, 2013 के अंदर राज्य पे कितना कर्ज था, 2018 में कितना था, 2023 में कितना है, 2013 में जीडीपी क्या थी, मैं तमाम आंकड़े रख सकता हूं आपके सामने जी। हमने राज्य की जो आर्थिक विकास की दर है वो 11.04% की, जो देश के अंदर नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश आता है जो 11.4 है, और राजस्थान 11.04 है। इसलिए जो आर्थिक विकास की गति जो देश की गति से बेहतरीन इस राज्य की है, जो विषम परिस्थितियों का राज्य है, जहां पे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तमाम चुनौतियां हैं, और कृषि का बड़ा एक योगदान है जीडीपी में, उनके बीच में हम इस राज्य को इस स्टेज पे लेके आए, तो हमें ये लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ये सुर्खियां बटोरने की, स्लोगन्स करने की और नरेशन बनाने से प्रदेश के तमाम वर्ग का योगदान होता है। इसके अंदर किसी एक सेक्टर का नहीं, सभी सेक्टर्स का योगदान होता है, तब ऐसा जाके जीडीपी बनती है। अब इसको लेके जो एक नरेशन बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पर व्यक्ति पे कितना कर्ज छोड़ा था, क्या कर्ज की स्थिति रही। आप चाहें तो मैं उनके आंकड़े भी रख सकता हूं आपके सामने, इसलिए लेके आए। हम इनसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो पीठ थपथपाती रहती है, कभी 25 साल की बात करती है, कभी 45 साल की बात करती है, कभी 75 साल की बात करती है, कभी अमृतकाल की बात करती है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता। कभी कहते हैं किसान की आमदनी 2022 में दुगुनी कर देंगे, जब उनसे पूछो कि किसान की आमदनी क्या थी जिसको आप दुगुना करना चाहते हैं, तो जवाब नहीं मिलेगा। किसान की आमदनी तो दुगुनी नहीं की, लेकिन लागत तो इन्होंने दुगुनी कर दी। जब 56 रुपए डीजल 2014 में थे, आज 93 रुपए डीजल है। आप जानते हैं कि खेती के अंदर, कृषि के अंदर सबसे अधिक जो मार है वो डीजल की है। उसकी चाहे सीड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, सबको आपने जीएसटी के दायरे में लाग दिया। इस प्रकार खेत की जोत है वो छोटी होती जा रही है। एमएसपी की घोषणा करते हैं, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, इसलिए किसान को किस हाल पे छोड़ दिया। किसान कर्ज से मुक्ति चाहता है और ये कहते हैं हम कर्ज देंगे। इसलिए जो हिंदुस्तान के अंदर दोहरा जो वर्ग बन रहा है, एक दो, ये प्रधानमंत्री जी 4 जातियों की बात कर रहे हैं, आर्थिक असमानता की बड़ी खाई को जो पैदा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये श्वेत पत्र लेके आए, ताकि राजस्थान की जनता लोगों से और जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही के साथ में पूछ सके। लेकिन कैसे लाएगी, क्या पॉलिटिकल वेडेंटा होगा, ये सब चीजें हैं वो देखने की होंगी। मनोज जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, आप तो हाउस के मेंबर ही, आपको लगता है कि आपने कहा भी कि कोई भी सरकार आती है कि पूर्ववर्ती सरकार, ये आज में चर्चा का विषय आपने तो कहा ही, और ये तो डिबेट नहीं होगी क्योंकि मुख बंद पारण हो गया, अदरवाइज चर्चा भी शायद आप जरूर करते,
क्योंकि पब्लिक ये कहती है कि कोई भी सरकार, अभी मैं इससे पहले जब मेरा पैनल था तो एक व्यापारी हमारे साथ में थे कि यही बात मैं जब 5 साल पहले आपके चैनल पे था तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये कि आज बीजेपी कह रही है, सिर्फ चेहरे बदले, बातें वही कर रहे थे। श्वेत पत्र की आपको लगता है कि आवश्यकता है कि लाया जाना चाहिए कि वाकई कब कब किस किस सरकार ने क्या क्या कर छोड़ा और क्या स्थितियां रही? देखिए, जो भी स्थिति है लेके आए श्वेत पत्र या पीछे का हमको किसने, कौन सरकार ने, किस पार्टी ने क्या छोड़ा है जी, उस बात पर जाने का सवाल नहीं है। सवाल है अब वर्तमान में हम जहां खड़े हैं उसको वहाँ क्या करना और है? आगे कैसे ले जा सकते हैं, इस प्रदेश को सुशासन कैसे दे सकते हैं, पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं, अधिकारी कर्मचारी की जो जो ड्यूटी है जिस जिस स्थान पर बैठा है उसकी जवाबदारी तय करके अंतिम जन सेवा का जो कार्य है वहां तक जन कल्याण को कैसे पहुंचा सकते हैं, मैं तो इस बात की गारंटी चाहता हूं। जी। अब ये तो श्वेत पत्र की बात करें, आरोप प्रत्यारोप करें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो भी आएगा तो चीजें वही होनी है, वही उसमें होनी भी। है। कैलाश जी, आपके पास बात आना यही चाहूंगा। है। एक बड़ी बात कही है मनोज जी ने कि देखिए आप कोई पत्र लेकर के आ जाए, बात भरोसे की होती है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि अब वक्त ये है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं चीजों को लेकर। जो मिशन आप लोग लेके चल रहे हैं, आप ही की बात पाते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम करेंगे, करप्शन को लेके ट्रांसपेरेंसी करेंगे, सुशासन की बात करेंगे। ये सब चीजों का खाका कैसे तैयार होना चाहिए, बजट के माध्यम से करें, चाहे आप अपने घोषणा पत्र को आगे बढ़ा के बात करें, वो भरोसा जीतना चाहिए। जैसे अभी जोशी साहब भी कह रहे थे, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, चारू जी बैठी हुई हैं, सब लोगों का कहना है कि एक लोगों का भरोसा तभी बनेगा जब कुछ बदलाव दिखाई देगा। केवल सरकार बदलने से बदलाव नहीं होगा। आप बजट पेश करें, उसमें दिखाएं, घोषणाओं से नहीं, क्योंकि पब्लिक अब इससे बहुत ऊपर उठ चुकी है। घोषणाओं से नहीं, धरातल के ऊपर काम होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। और अभी श्वेत पत्र की आप बात कर रहे थे, जिस तरीके की गारंटी, अब मैं गारंटी बोलता हूं बार बार तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र जी ने जो बात कही, इस बात के मैं भी पक्ष में हूं कि चेंजेस किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुख्य बिंदु रहता है, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। और इसके अंदर आप लोग देख रहे हो, जैसे मैं इसके ऊपर अंतरिम बजट के ऊपर जाऊंगा तो सारी चीजें इसी में रहेगी। पिछली सरकार के कर्ज के ऊपर जाऊंगा, जैसे आरसी साहब ने अभी बात बोली, 5,89,078 करोड़ का जो भी कर्ज था, जिस तरीके की बात निकल के आई। और इन्हीं बिंदुओं के ऊपर बहुत सारी सरकारों का पिछले क्या लेखा अनुदान रहा, किस तरीके का बजट रहा, गांव गरीब किसान की चिंता उस बजट में थी कि नहीं, उसके लिए श्वेत पत्र आए, बहुत सारी चीजों की मॉनिटरिंग के लिए आए। मगर पहली बार आपको मैं बता दूं कि गारंटी के ऊपर अगर कोई काम हो रहा है राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, तो आने वाली योजनाएं भी अगर आएगी तो उसमें बड़ी गारंटी होगी, और वो योजना आने के बाद में वो पूरा होने की भी गारंटी रहेगी, चाहे वो श्वेत पत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई योजना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी बता रहे थे पुलिस महकमे की भी बात थी, चारू जी ने अपनी महिला सुरक्षा की भी बात की। बहुत सारी बातों को लेके हम बात तो करते हैं, और बात पहले की सरकारें भी की। किसी एक बहुत अनुभवी व्यक्ति ने मेरे से भी पूछा कि अब तक एक बात मेरे को बताइए, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म से भी ऊपर पार्टी से बंधा हुआ हूँ, मैं मानता हूं दल की भी बात करूंगा, योजना की भी बात करूंगा, और योजनाएं धरातल के ऊपर आए उसकी भी बात करूंगा, जिसमें चाहे युवाओं को 17,000 भर्तियों की भी बात करें। हमारे बहुत सारे लोग हैं अभी, जैसे युवा साथी ने भी बताया भाई ने, कि ऐसी पोजीशन है। मगर आप लोग देख रहे हो कि चेंजेस अगर किसी चीज के अंदर आता है, चेंजेस ही आए ना राजस्थान के अंदर। पेपर भर्ती लीक का कितना बड़ा मामला चल रहा था, 2-3 परीक्षाएं हुई, पता हिला क्या? पता तक नहीं हिला। बहुत सारी चीजें थी कि एक बार 2 बार तो मान लिया जाए, 17 बार पेपर लीक हो जाए। केंद्र सरकार ने इसका कानून बनाया, और कानून के बाद में इसकी मॉनिटरिंग की मजबूती के साथ में, सीबीआई को पूरी तरीके से किया कि आने वाले समय के अंदर डीजीपी अगर इस तरीके की चीजें देखे तो पूर्ववर्ती सरकार हो, इससे पहले का मामला हो, बहुत पुराना मामला हो, देखिए मैं इनकी बात के ऊपर फिर जा रहा हूं कि जेडीए का मामला हो, बहुत सारी चीजें की मनोज जी ने भी बात रखी, जेडीए हो, नगर निगम हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। और इसकी निकल के आने के लिए मॉनिटरिंग चालू हो गई।
मॉनिटरिंग दफ्तर के अंदर भी दिखने लग गई। आज सुबह कर्मचारी निकलता है तो पहले वॉच देखता है मैं 10 मिनट लेट नहीं हो जाऊं। बहुत सारी चीजें, पुरानी बीमारी खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर पक्का कर देंगे इस बात पहले की आरसी गारंटी। चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये एमएलए साहब जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उन्हीं के एक हाईवे लगता है, जयपुर से लेकर अजमेर तक का हाईवे। दैनिक भास्कर जैसे एक प्रमुख समाचार पत्र के 4 रिपोर्टर्स ने 4 दिन तक लगातार जब आंकड़े निकाले कि तो प्रतिदिन 60 लाख का परिवहन विभाग अवैध वसूली करता है। तो ये पर्ची की सरकार खर्चे में तब्दील हो गई। 100 किलोमीटर के हाईवे पे प्रतिदिन 60 लाख रुपए लूट रहे हो तो पूरे प्रदेश के हाईवे पे कितना लूट रहे होंगे, ये इसका जवाब नहीं देंगे। स्लोगन देंगे, नारे देंगे, जवाब देखिए, मैं कहना चाहूंगा जी साहब को भी, आपको मैं बताऊं कि ये पिछली जब आपकी सरकार थी जब था ये मामला, अगर कोई नया हो और इसके आंकड़े आप दे सकते हो तो बिल्कुल दीजिए। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 200 फीट बाईपास से लेके अगर किशनगढ़ अजमेर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है, लूट के अड्डे बन गए हैं, लूटते हैं। कहीं पे भी अगर ऐसी पोजीशन हो तो आप आंकड़े पेश करिए, मैं तो बिल्कुल इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप देखते रह जाते हो, 4 बार फोन करते हो, थाने वाले कहते हैं साहब इसमें तो ऐसा ही होगा कानून। जिस तरह से अभी एक स्कॉलरशिप की घोषणा हुई है उसमें 70 लाख लोगों को, मतलब युवाओं को फायदा हो रहा, बट एक लाइन है, युवा एमएलए हमारे साथ हैं कि युवाओं को अब आगे आना हो रहा, युवाओं को सोया जोश जगाना हो रहा, और युवा जब जाग गया लोकसभा चुनाव से पहले तो उसके परिणाम दूसरे होंगे। बट ये जो चीजें हैं वो एक बार धरातल पर जरूर होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और धरातल की तो बात होती है, बदलाव दिखना चाहिए। अंतरिम बजट था, बहुत कुछ ना देना होता है ना कुछ कहने की बात होती है, लेकिन जब घोषणा हुई तो चर्चा करना भी लाजमी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।